नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश भर के अहम किस्से और कहानियां। आज की ये कड़ी बेहद खास है क्योंकि ये कड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित है। हम आपके लिए लेकर आए हैं उन महिलाओं की कहानी जिन्होंने अपने संघर्ष को सफलता में बदला और न केवल खुद के जीवन में बदलाव लाए परंतु समाज में भी सुधार किया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। तेजाब से जला चेहरा लेकिन हौसले से रोशन जिंदगी। उन्होंने न केवल अपने घाव भरे परंतु हजारों जिंदगियां भी बदली। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साहस पुरस्कार विजेता लक्ष्मी अग्रवाल की, जिनकी कहानी दर्द से शुरू हुई परंतु वह देश के लिए एक मिसाल बनी। वह न केवल एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं परंतु एक लीडर और फाइटर भी। आइए सुनते हैं उनकी दास्तां उन्हीं की जुबानी। लक्ष्मी मात्र 15 साल की थी जब 2005 में दिल्ली में उन पर तेजाब से हमला किया गया। यह हमला एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने किया जिसका विवाह प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया था। इस हमले के बाद लक्ष्मी को 7 वर्षों में 7 ऑपरेशन का दर्द झेलना पड़ा। एसिड अटैक जो होता है ये एक तरीके से बहुत हीनियस क्राइम है। और क्योंकि ये मैंने खुद सहा है इस चीज को, और इसको मैंने सहते हुए हर एक चीज को समझा है कि क्या क्या चीजें और क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब भी सर्जरी होती है तो कहीं ना कहीं से डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल सही नहीं होता है, डॉक्टर सही नहीं होते हैं, कहीं से भी स्कीन निकाल के कहीं पे भी लगा देते हैं और वो फिर जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत मतलब कहीं न कहीं स्कीन की भी वेस्टेज होती है। जी। और जैसे अभी स्कीन डोनेशन पे भी वर्क चल रहा है, तो लेकिन अगर हम देखें सही मायनों में लोगों को स्कीन डोनेशन पे मालूम भी नहीं है, सही तरीके की चीज़ें जानकारी नहीं है। जब भी स्कीन डोनेशन होता है तो उस वज़ह से मेरे फादर ने भी डॉक्टर को एक बात कही थी कि क्या मैं स्कीन डोनेट कर सकता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर आप करेंगी तो 5 साल के बाद वापसी से सर्जरी करनी पड़ेगी। जी। तो दूसरे की स्किन रिजेक्ट हो जाती है। तो हमारा जो यही एम है पहली चीज़ कि जब भी कोई अटैक होता है, हम तुरंत पहुँचते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं, उन्हें उस ट्रॉमा से कोशिश करके उन्हें प्लस उनकी फैमिली को निकाल के बाहर लेके आते हैं। उसके साथ-साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी सर्वाइवर है, उसकी रिहैबिलिटेशन पे वर्क करें। मोस्टली केसेस जो होता है बहुत छोटी उम्र में केसेस होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अ, जो समाज है, जो रिश्तेदार है, जो दोस्त हैं, वो सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना जैसे मैंने किया है, वैसे बहुत सारे लोगों को करना भी पड़ता है। जी। तो इसीलिए हमारा जो एम था वो यही था कि द लक्ष्मी फाउंडेशन खोला जाए। और पहली चीज़, पहली मुहिम जो ये थी कि भाई जो भी अटैक हो चुके हैं, उनके रिहैबिलिटेशन पे वर्क किया जाए ताकि आगे कोई अटैक ना हो। क्योंकि जो क्रिमिनल है वो ये सोच के अटैक करता है कि तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं। जी। और वो जान से नहीं मारता, वो ये सोचता चार दीवारी में कैद रहेंगी। तो आज हमने उस चीज़ को बदला है कि अगर जो भी सर्वाइवर है, जो सपने हैं, जब वो पूरा करता है और वो हम उसके स्किल्स पे, एजुकेशन पे वर्क करते हैं, जब वो आगे बढ़ के आता है तो उस क्रिमिनल को ये गिल्ट फील होता है कि ये पहले ही सही था। इससे हमारे समाज में ये मैसेज भी जाता है कि जो लोग थे जिनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ, वो मतलब निकल के बाहर आए और उन्होंने अपने लिए, हम ये नहीं कहते कि आप दूसरों के लिए लड़ो या दूसरों के लिए खड़े हो, आप अपने लिए खड़े हो जाओगे, अपने लिए स्टैंड ले लोगे, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और इससे ये होता है कि जब सर्वाइवर अपने कदमों में खड़ा हो जाता है तो वो किसी पे बोझ नहीं रह जाता है, और उसके बाद फिर उसका एक वो अपना पेट भी पाल सकता है प्लस अपने परिवार का भी पेट पाल सकता है। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एसिड बिक्री पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2013 में उनके प्रयासों से एसिड की बिक्री पर कड़े कानून बने, लेकिन उनका कहना है कि आज भी कानून के क्रियान्वयन में खामियां हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे देश में एसिड को क्यों नहीं बैन किया जा सकता, और एसिड लोगों ने
एक ऐसा औजार बना रखा है कि कोई भी आपने देखा होगा कि केसेस लोग अब जब हम स्टेशन से जाते हैं या एयरपोर्ट से जाते हैं तो वो जब चेकिंग होती है तो चेकिंग के दौरान हथियार सामने आ जाते हैं, चीजें दिख जाती है। लेकिन एसिड जो होता है वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है किसी को पता ही नहीं होता कि वो एसिड है या पानी है। तो ये बहुत इजी हथियार है और मेरे हिसाब से इसको पूरी तरीके से ना बैन कर देना चाहिए। हमारे सोच में एसिड है, उसे चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन हमारे दिमाग से तेजाबी सोच खत्म हो जाएगा उस दिन अपना देश सुधर जाएगा। बहुत सुंदर बात कही लक्ष्मी जी ने कि दिमाग की नेगेटिविटी को खत्म करने की जरूरत है। यहाँ पर पुरुष और महिला किसी की बात नहीं कर रही हैं, वो एक बहुत सादे हुए शब्दों में कहती हैं कि एसिड अटैक बंद होने चाहिए और इसके लिए एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ भी वो लगातार काम कर रही हैं। मैं बीकानेर से दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए मुदीता पोपली। सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जीने का जज्बा भी होना चाहिए। ऐसे ही जज्बे की मिसाल बन रही हैं थावरी देवी, जो न खुद आत्मनिर्भर बनी बल्कि गांव की सैकड़ों महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। सौर ऊर्जा की नई तकनीक का प्रशिक्षण ले अपने हाथों से उजाला फैला रही हैं। वह एक बदलाव की कहानी लिख रही हैं। तो आइए जानते हैं उनकी संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक कहानी। थावरी देवी सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्र निचलागढ़ ग्राम पंचायत की वेराफली की रहने वाली हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनके गांव में बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर उन्होंने हर घर में बिजली पहुंचाने का निश्चय किया। एक स्वयं सेवी संस्था की मदद से थावरी देवी ने सोलर सिस्टम लगाने का प्रशिक्षण लिया और अपने गांव में सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआत की। उन्होंने अपने गांव में करीब 100 से अधिक घरों में सोलर सिस्टम लगवाया है, जिससे इन घरों में अब अंधकार दूर हो चुका है और प्रकाश की किरण जगमगा रही है। पहले इन घरों में बिजली नहीं होने के कारण आदिवासी परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जहां बच्चे रात्रि के अंधेरे के कारण पढ़ नहीं पाते थे, वहीं गर्मी में भी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। रात्रि में जंगली जानवरों के कारण हमेशा डर बना रहता था। हमने 100 घर में लाइट लगाई है, 100 घर में लाइट लगाई है। हमने इसके बारे में बोलते हैं हम महिला फिर आगे बढ़ो, दूसरे महिला भी आगे बढ़ो। आपका भाकर क्षेत्र में हमारा लाइट की बहुत कमी है, तो इसलिए हमारा भाकर क्षेत्र में लाइट है। पहाड़ियों इलाका है तो पहाड़ियों में हमारा लाइट तो है ही नहीं है, तो हमारा लाइट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। थावरी देवी के द्वारा इन घरों में सोलर सिस्टम लगाने के बाद अब यहाँ परेशानियाँ दूर हुई हैं। वहीं थावरी देवी सोलर सिस्टम को लगाने के पश्चात यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसकी रिपेयरिंग का काम भी स्वयं ही करती हैं। थावरी देवी निचलागढ़ की है, जो एक ही बहुत ही दुर्गम क्षेत्र जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। वहाँ से उभर के एक युवा आदिवासी महिला ने ये सोलर प्लेट की जो ट्रेनिंग ली और अभी उसने ये काम किया, खुद ही रिपेयरिंग करती है और उसने करीब 100 सोलर प्लेटें लगाई है परिवारों में। तो एक महिला सशक्तिकरण का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है और इसी प्रकार हमारी आदिवासी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं अगर आगे बढ़ेगी तो देश और समाज के लिए बहुत हितकर होगा। 5 महीने की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें इनको सारे कंपोनेंट के बारे में सिखाया गया था, जिसमें सोलर होम लाइटिंग सिस्टम का उपयोग कैसे करते हैं, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, वो सारी चीजें सिखाकर और ये फील्ड में आए तब इन्होंने प्रत्येक घर में ऐसे क्षेत्र में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर सोलर होम लाइटिंग सिस्टम फिट करने का काम, फिटिंग करने का, मेंटेनेंस करने का। कभी किसी फैमिली का खराब हो जाता है तो वो फैमिली का चार्ज कंट्रोलर में दिक्कत आ रही, बैटरी में दिक्कत आती है, उसको रिपेयर हाथों हाथ करके उनकी परिवार की जो समस्या उनका समाधान निकाल देते हैं। और हमारे गांव में पहले लाइट नहीं थी, तो अब थावरी देवी ने हमारे घरों में फिर सोलर लाइट सिस्टम लगाया है, तो उससे बच्चे भी मतलब पढ़ते हैं और हमारा मतलब ये पहाड़ी पूरा इलाका है तो जानवरों से भी बचते हैं बच्चे और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं।
थावरी देवी द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। थावरी देवी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कोई भी बाधा रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। वह आगे बढ़ रही हैं और उनके कदमों की गूंज हर गांव और हर घर तक पहुंच रही है। देश भर में बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए एक युवा ने एक अनोखी पहल की है। अलवर के एक छात्र विवेक चौधरी ने एक अनोखा विमेन सेफ्टी शूज तैयार किया है। यह शूज न केवल महिला को आत्मरक्षा के लिए तैयार करेगा, परंतु उस तक तुरंत मदद भी पहुंचाएगा। यह विमेन सेफ्टी शूज एक ऐसा डिवाइस है जो अगर हमलावर एक महिला को छुएगा तो उसे तुरंत शॉक लगेगा और साथ ही उसकी जीपीएस लोकेशन उसके परिजनों और पुलिस तक पहुंच जाएगी। मात्र 3500 की लागत से बना ये डिवाइस की पेटेंट की प्रक्रिया जारी है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये डिवाइस। अलवर के विवेक चौधरी ने एक खास फुटवियर डिवाइस तैयार की है जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को शॉक लगेगा, लेकिन फुटवियर से निकले इस करंट से किसी तरह की कोई गंभीर चोट या नुकसान नहीं होगा। महिला सुरक्षा के लिए तैयार किए गए इस डिवाइस की जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने भी काफी सराहना की है। इसमें एक वोल्टेज बूस्टर, एक लिथियम बैटरी, एक आईसी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सेंसर्स वगैरह इसमें आदि यूज किए गए हैं। जैसे कोई वुमेन्स वगैरह इसे मतलब पहन के कहीं जाती है ना, मतलब जैसे मतलब उसे कोई छेड़ता है या छूता है, इसको यूं थोड़ा सा यूं प्रेस करके नहीं, थोड़ा सा से यूं प्रेस करके नहीं मतलब ऑन करेगी। फिर उसके बाद मतलब ऑन होने के बाद जैसे कि उसे कोई छुएगा ना या फिर कोई छेड़ेगा तो उसको 1000 वोल्टेज का शॉक लगेगा, बट 0 एम्पियर करंट के साथ, जो कि उसकी बॉडी को कोई हार्मफुल नहीं होगा। इसमें क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है। एक तो ये होता है कि आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज चला जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ऐसी डिवाइस बना लो जिसको प्रेस करते ही आपके 3 मोबाइल नंबर पे या जितने भी आप उसमें सेट करना चाहो जा सकते हैं। हमारे कॉलेज के अंदर भी बच्चे ऐसे बनाते रहते हैं। अभी पिछली बार इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ब्लाइंड स्टिक बनाई थी ब्लाइंड लोगों के लिए, तो उसमें भी यही था। वो जैसे ही इमरजेंसी बटन दबाता है तो उसमें जो प्रीफिक्स आपके प्री स्टोर जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेज चला जाता है अलार्म का ऊपर। ये अच्छी डिवाइस है काफी, और इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ भी कॉलेज में बनाते हैं बच्चे। इस डिवाइस की खास बात यह है कि जब कोई महिला इस फुटवियर को पहनकर कहीं जाएगी और अगर उसे लगता है कि वो किसी परेशानी की स्थिति में है, तब उसे फुटवियर के पिछले भाग यानी एड़ी को जोर से पुश करना होगा, जिससे यह डिवाइस ऑन हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ गलत कृत्य करने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को शॉक लगेगा। विवेक ने बताया कि फुटवियर में जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके चलते महिला की लोकेशन अलार्म जीपीएस पर डाले गए नंबरों पर पहुंच जाएगी। उसमें जब भी कोई महिला क्राइसिस में है तो उस डिवाइस जो लगी हुई है उसको एक्टिवेट करते हैं और उससे अलर्ट जो कनेक्टेड मोबाइल है उससे उस पर अलर्ट पहुंचेगा और वहां से उसको हेल्प मिल जाएगी। वो एक वुमेन सेफ्टी के लिए है सर, ये बहुत बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए है। एक वुमेन सेफ्टी शूज बनाया है उसने, उसके अंदर जीपीएस होता है। उसको नॉर्मली जूता होता है जैसे लेडीज पहनती हैं, वो ये गर्ल्स पहनती हैं, नॉर्मली पता भी नहीं चलता उसके अंदर कुछ लगा हुआ भी है। जैसे कोई लड़का आपके साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसको क्या है, उसको एक शॉक लगता है। वो मैंने खुद ने देखा हुआ पहनने में, नॉर्मली है, कुछ ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा डिवाइस बनाया है उसने। इस फुटवियर में जीपीएस मॉडल, आईसी, पावर मॉड्यूलेटर, वोल्टेज बूस्टर सहित कई उपकरण लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। एक साहसी महिला जिसने न केवल समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, परंतु हजारों बच्चियों और महिलाओं के जीवन में नया सवेरा लाई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कृति भारती की, जिन्होंने भारत का पहला बाल विवाह निरस्त करवाया। उन्होंने अभी तक करीबन 52 बाल विवाह खत्म करवाए हैं। वह न केवल बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाती हैं, परंतु 21,000 से अधिक महिलाओं के पुनर्वास का काम भी कर रही हैं। तो आइए देखते हैं उनके संघर्ष से सफलता की कहानी।
जोधपुर की पुनर्वास मनोवैज्ञानिक और बाल अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर कृति भारती ने 2100 से अधिक बाल विवाह रुकवाए और 21,000 से अधिक महिलाओं को पुनर्वास दिलाया। उनके इस साहसिक संघर्ष के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। मेरा जीवन कुछ संघर्षों से गुजरा और उन संघर्षों की वजह से मैंने पूरा एक सफर तय किया। 360 डिग्री पे मेरी लाइफ चेंज हुई। पहले मैं विक्टिम थी, अब फिर सर्वाइवर बनी और अब बच्चों की स्माइल्स की सेवियर हूँ। मेरे पिता ने मुझे जन्म लेने से पहले ही अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था और उसके बाद बहुत मुश्किलों से मेरा जन्म हुआ, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि मेरा जन्म हो। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ईश्वर चाहते थे कि मैं इस दुनिया में आऊं और युग परिवर्तन करूं। ऐसे में मेरी मदर का जो जिस समय मैं उनके वूम में थी, उस समय सब चाहते थे कि अबॉर्शन हो जाए, लेकिन वो अबॉर्शन का जो पीरियड है, वो टाइम वो निकल गया, तो संभव नहीं हो पाया। उसके बाद मेरी मदर डिस्ट्रेस में चली गई, तो मैं एज अ प्री मैच्योर बेबी के रूप में मेरा जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक बच्चा जब जन्मता है तो उसको नेचुरली बहुत सारी चीजें मिलती हैं, प्रेम, स्नेह, लव, केयर, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, लेकिन मैं इन सब चीजों से वंचित थी। कोई मेरी शक्ल नहीं देखता था। मुझे पिता से रिलेटेड ताने, गालियां सुनने को मिलती थी। बिना मतलब की मारपीट, गाली गलौज होती थी। यहाँ तक भी सफर शायद मुश्किल नहीं था, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ी जब 10 साल की उम्र में मुझे जहर दे दिया गया। उस जहर का असर ये हुआ कि मैं बेड रिडन हो गई, लकवाग्रस्त हो गई। बिल्कुल। और मैं जिंदा लाश थी। मैं न चल सकती थी, न मैं बैठ सकती थी। मैं हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो गई थी। फिर उसके बाद मेरी माँ ने हर जगह मेरा ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मुझे नहीं दिखाया गया, लेकिन कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाया। उसके बाद अगर आपने रेकी चिकित्सा का नाम सुना हो, तो उससे मेरे गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद परमहंस हैं। उन्होंने मुझे 9 महीने लगातार रेकी दी। उससे मैं ठीक हुई। ठीक 12 साल की उम्र में हुई। मैंने फिर से चलना सीखा, फिर से बैठना सीखा, फिर से मैंने गोडालिया चली हूँ, वॉकर से चली हूँ। एक तरह से अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत की। मशाल मैंने जला दी है और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है कि बाल विवाह का पूरी तरह से खात्मा होगा, जड़ से मिटेगा, और ये हम सब मिलकर ही करेंगे। मीडिया अपना रोल प्ले कर रही है, यूथ अपना रोल प्ले कर रहा है, और बस थोड़ी सी समझ लानी बाकी है, जो कि कम्युनिटी में है और कहीं ना कहीं उन जाति पंचों में है। क्योंकि जब कोई बच्ची कहती है कि मुझे ये बाल विवाह नहीं रखना, तो सबसे पहले जाति पंच उस बच्ची के परिवार को जाति बाहर कर देते हैं और उनके ऊपर दंड लगा देते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते कि हम जाति बाहर हो गए तो जिएंगे कैसे। तो ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन यकीन मानिए, हर समस्या से लड़कर हमने बच्चियों को बाल विवाह निरस्त भी करवाया है, उनको वापस परिवार में पुनर्वासित भी किया है, उनको कम्युनिटी में वापस पुनर्वासित भी किया है, और आज वो बच्चियां समाज के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो ये थी हमारे साथ कृति भारती, जो हिंदुस्तान में बाल विवाह रुकवाने में जिनका प्रथम स्थान रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि महिला को खुद जागरूक होकर आगे आना होगा, विरोध करना होगा। विरोध ही परिपाटी है, और उसके बाद में हम इस प्रकार के बाल विवाह का जो टैबू है, इससे बाहर आ सकेंगे। मैं बीकानेर से मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए। राजस्थान की अनोखी पहचान कठपुतली कला मात्र एक खेल नहीं, परंतु हमारी पारंपरिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। समय के साथ ये कला विलुप्त होने के कगार पर आ गई, परंतु भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस कला को संरक्षित करने के लिए एक अनोखी वर्कशॉप की गई। इस वर्कशॉप में पारंपरिक कला के साथ नवाचार जोड़े गए।
तो आइए देखते हैं किन नई प्रकार की कठपुतलियां इस वर्कशॉप में बनाई गई। राजस्थान की सदियों पुरानी कठपुतली कला, जो एक सांस्कृतिक धरोहर और जीआई टैग से सम्मानित शिल्प है, अब नवाचार के जरिए नए आयाम छू रही है। तो ये बेसिकली एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप। कभी कभी इसको डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्कशॉप भी बोला जाता है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जितने भी लुप्त क्राफ्ट्स हो रहे हैं, जो एंडेंजर्ड क्राफ्ट्स हैं हमारे देश के, उनके ऊपर काम किया जाता है। तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये लिया गया एक बहुत ही बड़ा एफर्ट है। तो ये वर्कशॉप शुरू हुई थी 5 फरवरी 2025 और आज इसका आखिरी दिन है, जिसको हमने एग्जीबिशन में ट्रांसफॉर्म किया है। हमने इसके अंदर एक स्मेल का एलिमेंट डाला है पैकेजिंग के अंदर, कि आप उस पैकेजिंग को उठाओगे और उसको स्मेल करोगे तो आपको राजस्थान की खुशबू आएगी। इसके साथ साथ मैंने उसके अंदर एक स्कैनर को ऐड किया है, जिसने कभी भी कठपुतली का शो नहीं देखा वो अपने फोन से उसके स्कैन कर सकता है और स्कैन करते ही कठपुतली का यूट्यूब वीडियो चालू हो जाएगा। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार के लिए डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में 30 कलाकारों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वस्त्र मंत्रालय की शुरुआत से हमको नए नए आइटम सीखने को मिला है। स्पाइडरमैन, जापानी, हर तरीके के नए नए आइटम हमको सीखने को मिले, इसलिए हम उन्हें अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें हमने बनाया जैसे कठपुतली है, नॉर्मल जैसे कठपुतली बिना पेंट की कठपुतली, वो उसके अंदर रखी हुई है। सुई, धागा, खुशबू, कलर वगैरह सब रखे हुए, तो बाकी बच्चे स्कूलों के अंदर सीख सके आगे, इसलिए हमने वो भी आइटम बनाया स्कूल वाले। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण डिजाइनर तान्या वनवारी द्वारा बनाई गई मेडिकल कठपुतली, लग्जरी कठपुतली, सुगंधित कठपुतली और जापानी कठपुतली थी। इन कठपुतलियों को आकर्षक पैकेजिंग के साथ स्कूली बच्चों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार किया गया। पहले हम लकड़ी में उतारते थे, फिर इसको 2 दिन सुखाने में लगते थे, फिर 2 दिन हम घसते थे इनको, फिर ये पेंटिंग होती थी। कम से कम एक पुतली में 5 दिन लगते थे हमको। फिर पेंटिंग के बाद में इनको ना चुंदड़ी में बांधड़ी राजस्थानी जो हम बनाते हैं। अब हमने नया काम सीखा है, जापानी कठपुतली, बालवी, सुपरमैन, ये बनाना सीखा हमने यहाँ से। मेडिकल कठपुतली में नीलगिरी के तेल और कपूर का उपयोग किया गया है, जिससे बच्चों को धूल और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। वहीं एयर फ्रेशनर कठपुतली भी तैयार की गई है। कला, संस्कृति और सशक्तिकरण का संगम बना वसुधा महोत्सव जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। यह महोत्सव ने न केवल महिला कलाकारों को अपनी प्रतिभा को उकेरने का एक मंच दिया, परंतु उनके संघर्ष को भी यहाँ पे दिखाने का एक मौका दिया। तो आइए देखते हैं वसुधा महोत्सव की कुछ झलकियाँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित वसुधा महोत्सव महिला कलाकारों को समर्पित एक विशेष आयोजन रहा, जिसमें संगीत, नृत्य, नाट्य और दृश्य कला की अनूठी प्रस्तुतियां देखने को मिली। 6 से 10 मार्च तक चल रहे इस उत्सव में महिला चित्रकार शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश की 15 प्रसिद्ध महिला चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं को कैनवास पे उकेरा। भारतवर्ष में नारी की बहुत महत्व थी। नारी ही कहना चाहिए अपने नाम से जानी जाती थी। पति के नाम से नहीं बच्चों को पहचान होती थी, माता के नाम से होती थी। और आज भी आप लोग समाज में कभी भी भाई इसकी क्या माँ है, क्या माँ ने सिखाया है, इस तरह की बात करते हैं। पर ये 20वीं सदी से जब रूस में एक क्रांति आई, जब चुनावों का उनको अधिकार नहीं था, तब ये होते होते ग्रुप बने और कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना गया। और अब जाके आप सोचिए 21वीं सदी आ गई। हमारे यहाँ तो राजनीति क्षेत्र में भी साइंटिस्ट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी हैं,
डायरेक्शन भी दे रही हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी हैं, टीचिंग में भी, तो वो आप देखेंगे मोस्टली महिलाएं ही मिलेंगी आपको। अब रहा बच्चा मिलिट्री का था एरिया, उसमें भी महिलाएं हैं, हवाई जहाज उड़ाने में भी महिलाएं हैं। अब आप खुद सोचिएगा किस क्षेत्र में महिलाएं नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये कोलाज बना रही हूँ। इसमें महिला जो होती है वो परिवार की धुरी होती है, सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए बाहर भी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रही है। देश में कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें वो काम नहीं कर रही। डॉक्टरी, ड्राइवरी, टीचर की वो बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करना और बच्चों के कैरियर को बनाना, और विभिन्न कामों में महिला अपना काम कर रही है सकुशलता से। जवाहर कला केंद्र की अलंकार गैलरी में यह शिविर हर दिन चल रहा है। 6 से 8 मार्च तक संवाद प्रवाह में वरिष्ठ महिला कलाकारों ने भारतीय कला संस्कृति में महिलाओं की भूमिका, एआई का प्रभाव, सामाजिक सुरक्षा और विवाह के बाद महिला कलाकारों के जीवन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले महिला को हम एक प्रकृति के रूप में देखते हैं, तो मेरा जो कंसेप्ट है वो प्रकृति को लेकर है और मैं ये लैंडस्केप क्रिएट कर रही हूँ। और इसमें मैं एक तरीके से प्रकृति के 2-3 फॉर्म्स को लेके बात करूँगी, जिसमें एक पानी है जो कि पानी बहुत ही लचीला और बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको लेके बात करूँगी। देन उसी से जो हम ग्रोथ करते हैं, ट्रीज़ की बात करूँगी, पेड़ पौधों की बात करूँगी। और तीसरा होता है एक जो सॉलिडिटी है, जो हमारे अंदर जो शक्ति है, वो एक माउंटेन की तरह एक शक्ति होती है, जो हमारे एक स्त्री का बहुत बड़ा श्रृंगार है। वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर अर्धनारीश्वर के रूप में महिलाओं की जो समाज के अंदर अर्धनारीश्वर जो रूप है शिव का, जिसके अंदर पुरुष और महिला जिसको समान रूप से क्या है कि सृष्टि के सृजन के अंदर दोनों की समान रूप से भूमिका रहती है, तो उसी चीज़ को लेके मैंने पेंटिंग में दिखाया है। साथ में नृत्य करती हुई महिला है जो कि सर्जन का प्रतीक है, और इसमें ये प्रस्तुत कर रही है पेंटिंग की जो महिला है वो इस समाज की सर्जन है, सर्जन करता है सृष्टि का। और जो डांस फॉर्म जो है वो हमेशा स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, जिसमें दिखाया गया है कि महिला जो स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति करने लग रही है और साथ में अपना स्वाभिमान को प्रकट कर रही है। वसुधा महोत्सव ने महिला कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच दिया और यह आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम साबित हुआ। तो ये थी इस हफ्ते की खास और प्रेरणादायक कहानियां, जहां हमने संघर्ष को सफलता में बदलते देखा। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीडी राजस्थान।